नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह से हम हमेशा शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से, तो इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो तमाम खबरों की, तमाम अखबारों की बात करें तो इस वक्त एक ख़बर जो है वो बहुत ही हाईलाइट हो रही है। तमाम अखबारों ने इसको अपने अखबार में प्लेस दिया है, अपना एक जगह दी है, ख़ास जगह दी है। उसमें कहा गया है जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने बीआरएस पर हमला बोलते हुए कहा है, खासकर जो बीआरएस के प्रमुख हैं केसीआर, उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैं आने वाले दिनों में जो केसीआर हैं उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से बात की है उसमें कहीं ना कहीं एक हलचल पैदा हो गई है। अगर बात करें पिछले दिनों की, जिस तरह से बीआरएस जो है किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे को उठाकर, चाहे वो रोजगार हुआ, चाहे वो मूसी रिवर फ्रंट हुआ, चाहे वो हाइड्रा हुआ, उसको लेकर हमेशा जो रेवंत रेड्डी की सरकार है उस पर हमलावर रहती है। तो वहीं बात करें कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो केटीआर पर जो है कहीं ना कहीं एक प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। उनके जो रिश्तेदार हैं उन पर कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की सरकार उनको घेरने का काम कर रही है। वहीं पर हमने पिछले दिनों देखा था, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, कि जो तेलंगाना में जो तेलंगाना सरकार के जो सलाहकार हैं शब्बीर अली, उन्होंने भी हमला करते हुए कहा केटीआर पर कि जिस तरह से नशीली दवाओं का एक नशीली दवाएं जहां से एक प्राप्त हुई हैं, वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जो बहनोई हैं उनका हाथ बताया जा रहा है। उन्होंने उस पर एक मुद्दा उठाते कहा कि इन्हें जो है नारकोटिक्स टेस्ट भी कराना चाहिए। अगर वो करा लेते हैं तो हम मान जाएंगे कि उसमें संलिप्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि इस तरह से अगर ये हम पर अगर प्रहार करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी भी कहीं ना कहीं इस तरह से संलिप्तता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं। उसी में अगर बात करें, जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं केसीआर का जो राजनीतिक प्रासंगिकता है उसको समाप्त करने के लिए उद्देश्य से अपना काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये जो है किसी बलपूर्वक काम नहीं करूँगा, किसी को झूठा फंसा कर ये सारे काम नहीं करूँगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो परियोजनाएं हैं, जैसा कि फ़ोन टैपिंग हो गया, कालेश्वरम परियोजना हो गया, इस तरह से जिसमें जो घोटाले हुए हैं उसको देखते हुए मैं कहीं ना कहीं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि आपने ये गलत किया है, और कहीं ना कहीं उनको लोगों के सामने उनको लेकर आऊँगा कि लोग उनको क्या समझ रहे थे और वो क्या हैं आखिर। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि उन्होंने बोला है कि हम ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसके बाद उसके क्या नतीजे आते हैं इस पे भी हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों को सेवा देना। हम यहाँ पे लोगों को सेवा देने के लिए आए हैं और जो हमने वादे किए थे हम उन वादों पे भी काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कहीं ना कहीं आतिशबाजी का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। लेकिन जिस तरह से जो अभी रेड पड़ी जिसकी आपने बात की है उसमें वहाँ से कैसीनो के कॉइन्स मिले, तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी पार्टी हो मतलब वो होगी जो कि मतलब उसमें क्या बोलते हैं जो भी हुआ ड्रग्स वगैरह की जो बात की जा रही है उसमें वो सब करेगी। क्योंकि अगर आप मतलब एक ऐसी वो क्या बोलते हैं, अगर एक क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आप एक ऐसी पार्टी कर रहे थे जो आप उस पर बोल रहे थे कि हम एक धार्मिक पार्टी कर रहे हैं, हम दीपावली की पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रग्स मिलना, शराब वो मिलना, और फिर वहाँ पे उसके जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद जब एक्शन हुआ तो केटीआर कह रहे हैं कि आप जो हैं इन सारी चीज़ों से मतलब जो ज़रूरी चीज़ें उनसे आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, हमने जो भी वादे किए थे हम उन सारे वादों पे काम कर रहे हैं, और उन वादों पे काम करके हम तेलंगाना के लोगों के लिए मतलब एक वो करना चाहते हैं। यहाँ का जो हमने वादे किए थे उन पर हम अपना खरा उतर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो ये मतलब
जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है सिर्फ एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, जिस तरीके से हमेशा जो है केटीआर जो है रेवंत रेड्डी पर हमलावर रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि आपने जो लोगों से वादे किए थे, 6 परियोजना उन्होंने दी थी कि हम सरकार में आएंगे तो हम लोगों के साथ ये करेंगे, हम विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, जो युवा हैं उनको रोजगार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं केटीआर का कहना है कि रेवंत रेड्डी अपने वादे से मुकर रहे हैं। और कल ही बात करें जिस तरह से शब्बीर अली ने उन पर आरोप लगाया कि इनके बहनोई और ये उस चीज़ में संलिप्त हैं। अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, यासिर, जैसे कि भाजपा भी हमेशा जो है केसीआर पर और दूसरी पार्टी जो है कांग्रेस पर जैसे कि वो सत्ता में है उस पर हमेशा जो है इस तरह से वार करती रहती है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने बात की बीजेपी की, बीजेपी ने भी कल जो यहाँ के नेता बंडी संजय, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप 7 दिनों के अंदर केटीआर से आप जो है क्या बोलते हैं, अपनी बातों को वापस लें और माफ़ी मांगे। तो ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं BRS इस वक्त घिरी हुई है, क्योंकि BRS ये मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं, दिखाना चाह रहे कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो यहाँ की जनता है वो भी ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के साथ हैं। और जिस तरह से ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक ही है, उसी तरह से वो कहते हैं कि बीजेपी और BRS एक ही हैं, और फिर वो कहते हैं कि BRS और कांग्रेस एक ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मसला चल ही रहा है, ये काफ़ी मतलब उससे चल रहा है। क्योंकि जो आपने देखा था कि वहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, इसमें भी बात की गई थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। जी, तो जैसा कि हम बात करें दिवाली का, इस वक्त दिवाली का माहौल चल रहा है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। खासकर ये त्यौहार जो है हिंदू समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और वो इस तरह मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें इस त्यौहार में जान माल का नुकसान भी होता है, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा। अभी दिवाली आई भी नहीं क्योंकि कल आने वाली है दिवाली, लेकिन उससे पहले कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं कि वहाँ पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पटाखे फूटने की वजह से कई लोग उनकी जो है हालत स्थिर हो गई है, कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें जिस तरह से प्रदूषण की बात करें, कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करके रखा है और कहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं, कई राज्यों ने अपना एक डिसीजन लेते हुए कहा है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पराली जला, जैसे कि दिल्ली में देखा जाता है पराली जलाने की घटनाएं जो सामने आती हैं पंजाब और हरियाणा से, तो दिल्ली एक बहुत ही कंजस्टेड एक शहर है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से घर बने हुए हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और वहाँ पर जिस तरह से पॉल्यूशन घिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से कल दिवाली है तो उससे पहले कहीं ना कहीं प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वहाँ पर बैन लगा के रखा है, लेकिन अगर बात करें हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पर जो सरकारों ने बैन लगा के रखा है पटाखों पर, उसमें कहा गया है कि ग्रीन पटाखे जलाएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो उसकी ध्वनि होती है, सिर्फ ध्वनि से ही नहीं, उसके जो धुआं होता है उससे भी प्रदूषण फैलता है और उसको लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाजपा के कई सारे नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बताया है कि जब जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो कांग्रेस जो है इन सारी चीज़ों पर बैन लगाना शुरू कर देती है। गणेश चतुर्थी होती है तो वो डीजे पर बैन लगाना शुरू कर देती है कि डीजे नहीं बजना चाहिए। अगर दिवाली आती है तो उस पर बैन लगाना शुरू कर देती है कि पटाखे नहीं जलना चाहिए। हालांकि जो भाजपा के नेता हैं वो खुद बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों से प्रदूषण फैलता है, लेकिन अगर वही बात दूसरी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो कह देती है तो उनका कहना होता है कि वो जो है सनातन विरोधी हैं। इसी के सिलसिले में एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे त्यौहार आने पर बैन लगा दिया जाता है और हमारे अपने ही लोग बोलते हैं कि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन अगर बकरीद आती है तो आप उस पर क्यों रोक नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो सिर्फ पॉलिटिक जो मतलब वो हैं नेता हैं वही नहीं, हालांकि कई और भी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरह आपने बोला, भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि भाई जब बकरीद आती है तो इस तरह के वो क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर बकरीद पे जो पैसा वो अगर गरीबों में बांटें तो उससे जीव हत्या भी बंद होगी। इस तरह के बयानात जो वो हैं ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि हम तो मतलब ये करेंगे, ठीक है, हम पटाखे जलाएंगे, उस पर ही अब वहाँ के जो हैं
देखिए ये चीज़ें जब होती हैं तो सरकार भी इस पे सख्त होती है, बिल्कुल। सरकार इस पे जो है अपना एक्शन लेती है। जब तौकीर रज़ा ने बोला है कि भाई हम जो हैं मतलब ये जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसान पैदा करती हैं, और ये जो है मतलब जब वो बोले हैं कि भाई जो बकरीद में आप ये करते हैं वो करते हैं उस पर बैन होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे पटाखों बैन हो, हम ये कह रहे हैं कि पटाखों पे बैन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक सीमा तय की जाए, क्योंकि जब तक सीमा तय नहीं होगी लोग पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, उसमें जान का भी नुकसान होता है, माल का भी नुकसान होता है, और जो देश में पर्यावरण का सिस्टम वो भी ख़राब होता है। इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अब जो ये वो हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, बाबा ने बोला नहीं हम तो करेंगे, हम तो खुला करें क्योंकि हमारे उसमें है, हम ये करेंगे, तो इस पे कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, सबको एक साथ बैठ करके बात करनी चाहिए कि भाई इस पे करना क्या है आपको। देश में इस वक्त अभी दीपावली आई नहीं, उससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी पटाखों से ही। बिल्कुल। मतलब कहीं मंदिर में आग लग गई, कहीं कोई वो लगाया हुआ था दुकान उसमें हो गया, ऐसा वैसा हुआ है कई जगह, तो इस पे बात होनी चाहिए। और इस तरह से ये चीज़ें ये लोग करते हैं बाबा वगैरह, तो वो सही नहीं है, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को तोड़ने के लिए बात करें। जिस तरह आपने बकरीद का जिक्र किया, उसमें बकरीद का जिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आपने वो जिक्र किया ताकि लोग फिर टूटें, कहीं ना कहीं टूटें। तो इस पर मतलब कहीं ना कहीं एक वो होना चाहिए एक्शन, क्योंकि इस देश में इस वक्त जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे मतलब जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पैदा करेंगे, और देश के लिए यही अच्छा है कि देश एकजुट होकर रहे और देश में जो वो हो रहे हैं काम हो रहे हैं उन पे बात की जाए, उनको देखा जाए। जी, आपने जिस तरह से ये बाबा की बात की, धीरेन्द्र शास्त्री, हालांकि सिर्फ वही बाबा नहीं, बाकी जो बाबा हैं वो भी इस तरह से जो है अनर्गल जो बयान देते रहते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो है बाबा हैं या धर्म के ठेकेदार हैं। देखिए इन सारे बाबाओं को जो है लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आस्था इनसे जुड़ी रहती है, लेकिन वो अपने धर्म का जो है फर्ज ना निभाकर कहीं ना कहीं राजनीति करने पर तुल जाते हैं। देखिए जिस तरह से अभी हम कल बात कर रहे थे कि इसमें जो है राजनीति आ रही है, इसमें कुछ ऐसे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं इसमें अपनी बात कहें। जिस तरह कल बजरंग दल ने बोला था कि भाई सामान हिंदुओं की दुकान से खरीदना, अब आज फिर एक दल है जिसने बोला है कि सामान उन्हीं लोगों से खरीदना जो घर जा कर के दीपावली मना पाएँ। तो ये कहीं ना कहीं देश में फिर वही तोड़ने वाली बात शुरू हो गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि सामान सिर्फ हिंदुओं से खरीदना ताकि वो घर जा कर के अपनी दिवाली मना पाएँ। अब कहीं पे अगर कोई मतलब वो नहीं है दुकानदार हिंदू, तो वो क्या करेंगे फिर जी? वो सामान ही नहीं खरीदेंगे तो वो दिवाली कैसे मनाएंगे जी? तो इन सब चीज़ों पे जो वहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो मतलब क्या बोलते हैं एमपी हो या फिर बिहार हो, इन सब जगहों से चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, इन पे भी बात होनी चाहिए और वहाँ की जो वो है क्या बोलते हैं सरकार, उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, जो बोल के चला गया वो चला गया, बस उसकी बात ख़त्म हो गई। यहीं अगर कोई विशेष समुदाय का बोल दे कुछ तो उस पर एक्शन हो जाता है फ़ौरन, उसके खिलाफ क्या बोलते हैं रात भर डिबेट्स होती हैं, उसके खिलाफ ट्विटर पे हैशटैग चलते हैं, लेकिन इन लोगों पे कोई भी मतलब वो नहीं होता, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता जी। हमने जिस बाबा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इन बाबाओं को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इनसे धर्म का पाठ सीखते हैं, लेकिन ये बाबा जो है धर्म का पाठ ना पढ़ा के लोगों को कहीं ना कहीं अलग करने की राजनीति करते हैं। ये जो है धर्म में ना उतरकर ये राजनीति में उतरने, ऐसा लगता है कि ये राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से इन बाबाओं ने ऐसे जो बयान दिए हैं, जैसे कि लोग इनको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में दूसरे समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। और इसका जीता जागता सबूत हमें एक महाराष्ट्र से खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र में एक अस्पताल के बाहर एक आदमी जो है, हिंदू समुदाय का आदमी, जो वो जो है खाना बांट रहा था, वहाँ पर एक मुस्लिम महिला पहुंची खाना लेने के लिए। तो वो जो है आदमी है वो उनसे जो खाना दे रहा था जिन लोगों को, उनसे जेएसआर के नारे लगवा रहा था। वहीं पर उसने उस औरत को बोला कि आप जेएसआर का नारा लगाओ तभी हम आपको खाना देंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी को देखते हुए उन्होंने महिला से बदतमीजी करना शुरू कर दी, जैसा कि एक वीडियो में भी देखा जा सकता है, वीडियो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ना लोगों के मन में एक नफरत पैदा हो रही है इन राजनीतिक नेताओं के कारण, इन बाबाओं के कारण। देखिए जिस तरह से ये बाबा बयान देते हैं और फिर कुछ वो हैं नेता जो इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह गिरिराज सिंह हों या फिर कुछ क्या बोलते हैं प्रदेश के वो हैं मुख्यमंत्री, वो भी इस तरह के बयान देते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा कि जेएसआर का नारा लगाने के लिए बोला गया है महाराष्ट्र में, तो ये
कहीं ना कहीं पूरे इनकी एक वो चल रही मुहिम जी। कि आप कुछ ऐसा करो जिससे पूरे में बवाल हो, उसके बाद फिर उन्हें फ़ायदा हो। ये भी हो सकता है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप खाना बांट रहे हैं तो आप इस तरह के नारे मत लगाइए, आप कहीं ना कहीं ये नारा जो है थोप रहे हैं किसी पे, लेकिन उसी पे फिर वो करें नहीं हम मतलब ये कर रहे हैं तो हम इस पे लगाएंगे, अगर आपको लेना हो खाना लो वरना आप जाओ। तो इसमें फिर वो महिला भी कह रही कि भाई हम खाना लेने आए थे, हमें खाना दे दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे फिर एक वो हो गया क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसको भी देख करके कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त जो भी चीज़ें धार्मिक उससे हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं रिलेशन कहीं ना कहीं उससे हो रहा है जी, राजनीति से हो रहा है। क्योंकि जो भाजपा है वो ये चाहती है कि हम एकजुट करें हिंदुओं को, जो आरएसएस है वही चाहती है कि हम एकजुट करें हिंदुओं को। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं वो मतलब जो इनकी बातें उस पर अमल नहीं करते। जिस तरह से अभी गिरिराज ने एक वो निकाली थी यात्रा, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई एक मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारो, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे क्या होता है फिर और जो लीडर्स होते हैं उनका फिर वो बढ़ता है कि हाँ भाई हम भी ऐसा बोल सकते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में नीतीश राणे वो कभी ना कभी कुछ बोलता रहता उल्टा सीधा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, उसको टिकट देती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो और लीडर्स हैं छोटे उनका भी मनोबल बढ़ता है और वो फिर इससे ज़्यादा बयान देने की सोचते हैं ताकि हम चर्चा में आ जाएं, और चर्चा में आएंगे तो पार्टी में हमें एक बड़ा कद मिल सकता है। जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है कि आप कुर्बानी क्यों करते हो, उसका पैसा आप गरीबों में बांट दो, जैसा कि उन्होंने बोला कि एक मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा है कि आप पटाखे ना जलाकर जो गरीब हैं उनमें उसका पैसा बांट दो। वहीं पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कुर्बानी का पैसा जो आप गरीबों में बांट दो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप इस तरह से जो बात करते हैं, आप धर्म का पाठ पढ़ाते हैं या फिर राजनीति करते हैं? आप इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए उनको। अगर आप गरीबों के इतने ही बड़े हितैषी हैं तो आप गरीबों का जो उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। आप भी कहीं ना कहीं आप एक अपना ठेका ही चला रहे हैं, आप एक तरह से अपना कारोबार ही चला रहे हैं, आप बाबा बनकर। देखिए जिस तरह से आज अयोध्या में जो वो जला जाएंगे दिए, आप सुबह में देखेंगे कि वो दियों की जो तेल होते हैं वो वहाँ पे लोग लेने के लिए बैठे होते हैं। ये लोग जला के चले जाते हैं, उसके बाद जो वहाँ के गरीब तबके हैं वो लोग जाते हैं वहाँ पे और वो सारी कुप्पियों का तेल निकालते हैं जो दिए जलाए जाते हैं। तो ये भी आप देखें कि इस वक्त देश के हालात क्या हैं, देश में कितनी गरीबी है। हम गरीबी में 100 कुछ नंबर पे आ गए, 115वें नंबर पे हैं शायद, ठीक है। इस पे हम बात नहीं करेंगे, कोई भी बाबा इस पे बात नहीं करे देश में गरीबी को ख़त्म करें, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी आती है वो कहती है कि हम देश में गरीबी को ख़त्म करेंगे, लेकिन नहीं होती है। चाहे हमारे जो पीएम है वो भी बोलते हैं कि हम गरीबी को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो फिर राशन कहाँ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? अमीरों को दे रहे हैं क्या? इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। ये बाबा सिर्फ अपनी वो जमाने के लिए बात करते। कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो इनको बुलाता है या इनके घर जाता है, इनके पैर छूता है तो इनको बड़ा आनंद मिलता है। इनकी जो है क्या बोलते हैं, एक वो होती पब्लिसिटी होती है। उसके बाद फिर इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें लोग जाने शुरू हो जाते हैं और लोग इनके प्रोग्राम में जाने के लिए या इनको अपने पास बुलाने के लिए बहुत बड़ी रकम भी देते हैं जी। जिसका जीता वो है क्या बोलते हैं सबूत है, वो अभी जो कल ट्रेंड कर रही थी किशोरी जो हैं, हाँ, जया किशोरी, उनका है कि वो जब मतलब उन्होंने जो अपना वो दिया बयान, उसमें ये कहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप मोह माया त्याग दो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मांस मछली खाओ, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको यूज़ करो। अब जिस तरह से उन पे आरोप लगाए जाते हैं, ये सब मतलब ये जो वो होते हैं बाबा, इनको बाबा बनाने वाले तो यही लोग होते हैं, जो लोग आम जनता ही होती है जी। जो लोग दियों से वो निकालेंगे तेल, वही लोग होते हैं, वही सबसे आगे बैठे होते हैं, वही जाते हैं। जब भी कोई धार्मिक लीडर जब भी कोई लीडर जो है कोई यात्रा लेके निकलता है तो इनमें यही लोग होते हैं। जब भी कहीं पे दंगा फसाद होता है इसमें यही लोग होते हैं। इन लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, किसके साथ रहना है। अगर यही लोग नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा देश का। देश में जो भी दंगे होते हैं उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग पकड़े जाते हैं, ऐसे ही लोगों को मतलब जो आती हैं चोटें वो मतलब यही होता है। जिस तरह से भी बहराइच में देखा था, जिसको गोली मार दी गई, उसका आपने घर भी देखा, उसकी फैमिली भी देखी कैसी थी। वो कोई बहुत बड़े घराने से नहीं थे, वो सब छोटे छोटे घराने से थे, बहुत कम पैसों में जीने वाले लोग थे।
इन सब जो जो ये होती हैं चीज़ें, इनको जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता फिर। जी। और ये लोग जो है, जो लीडर्स हैं, ये इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाते हैं। आपके जहन में धर्म का वो बता देंगे, फिर आप उसके हिसाब से चलते रहेंगे, जो वो बोलेंगे आप उनके हिसाब से चल रहे हैं। हिंदू धर्म संकट में, ये बोलते हैं हिंदुस्तान में इतनी आबादी हिंदुओं की, उसके बावजूद हिंदू धर्म संकट में रहता है इनका। जो बाबा होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें इसको जो है यहाँ पे धर्म संकट में है, इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करे, मतलब हिंदू धर्म क्यों संकट में है, ये पूछना। आपकी इतनी आबादी उसके बावजूद आप संकट में क्यों हैं? जी। आपने जैसा कि बात की, जो दियों से जो तेल निकालते हैं वही लोग सबसे पहले इन लोग के सामने खड़े होते हैं, इनका कहीं ना कहीं बचाव करते नजर आते हैं। लेकिन उन लोगों को, उसी जनता को समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं और इनके बच्चे कहाँ हैं, और जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके बच्चे कहाँ हैं। हम आज एक एक दाने को तरस रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनको, आम जनता को ये समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं भड़काने में इन बाबाओं का हाथ रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां उनको हायर करती हैं कि आप जनता को इस तरह से भड़काएं ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हम सत्ता में काबिज रहें। और वहीं पर बात करें जिस तरह से, जैसा कि आपने बहराइच की बात की, बहराइच में भी जिस तरह से घटना हुई, कहीं ना कहीं जिस लड़की की मृत्यु हुई वो भी कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली से ही आता था, लेकिन जिस तरह से उसका घर हमने देखा, उसके माता पिता को देखा, उसकी वाइफ को देखा, तो उससे तो यही नजर आता है कि बहुत गरीब फैमिली से आता था। उसको सिर्फ बुला के ले गए थे, और उसके बाद गोली किसने मारी ये भी नहीं पता, ये भी नहीं मालूम। तो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से वो लड़के को, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, हालांकि उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसको जिस तरह से उसको धर्म की अफीम चटाई गई, उसके मन में ये बातें पैदा की गई कि आप अपनी धर्म की रक्षा कीजिए। आप सिर्फ एक इंसान के धर्म की रक्षा करने से कुछ नहीं हो जाता है। धर्म की रक्षा जो है सिर्फ दिल से होती है। अगर हम दिल से किसी को मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, तो हम उसकी पूजा करेंगे, ना कि आम जनता की। क्योंकि हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, तो सामने वाले को भी इंसान बनाया, तो हमारा ये हक नहीं बनता है कि हमने सामने वाले को पूजें। या जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं वो आपको धर्म की अफीम चटाकर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कहेंगे। तो हमारे में इतना दिमाग होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें इनकी बातों में ना आकर अपना रोजगार देखना है, अपने बीवी बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने परिवार को देखना है, और हमें आने वाले फ्यूचर में क्या करना है उस चीज़ को देखना है। लेकिन लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि पता है ना कि देश में जो है रोज़गार नहीं है, देश में जो है शिक्षा नहीं है, और शिक्षा को ना लाकर उसी के अंधेरे में रखकर लोगों को कहीं ना कहीं भड़काने का काम किया जाता है। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं। तो वहीं पर बात करें, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। वहीं पर जो पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ एक दूसरे पर तंज कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, और अपनी अपनी पार्टी को चमकाने में लगी हुई हैं। वहीं पर बात करें, जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो वहीं पर बात करें जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं, यूबीटी नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा है कि टाटा एयरबेस परियोजना का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में प्रोजेक्ट का रोड शो कर रहे हैं, ये परियोजना महाराष्ट्र में आनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ जो है गुजरात में भेज रहे हैं। उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर तंज किया है। देखिए, जिस तरह आपने बोला शिक्षा नहीं है सबसे पहले अभी जो आपने बात की थी शिक्षा के हिसाब से, अभी जो एक रिपोर्ट आई है कल, उसमें ये कहा गया कि देश में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें टीचर्स की कमी है और उसमें स्टाफ्स की कमी है। जो आपने बात की कि शिक्षा नहीं है, तो जब टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में होंगे नहीं, स्कूलों में होंगे नहीं, तो शिक्षा कहाँ से देंगे वो। और दूसरी बात, जिस तरह आपने बोला कि सारे प्रोजेक्ट उठा करके वहाँ रखा, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के वो हैं लीडर, भाजपा के लीडर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं महाराष्ट्र के लिए काम करते ही नहीं हैं, वो हमेशा नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं। वो महाराष्ट्र के लोगों के साथ ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहते हैं, वो उनके हिसाब से चलते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो परियोजना आई थी ये यहाँ आने वाली थी, लेकिन इसको खींच करके वहाँ कर दिया गया, क्योंकि ये अगर वहाँ आती महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोगों को रोज़गार मिलता, और महाराष्ट्र के लोगों को अगर मिलता रोज़गार तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता। लेकिन इन चीज़ों को वहाँ भेज करके गुजरात,
गुजरात भेज करके कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं वो अपनी वो बढ़ा रहे हैं कि भाई हम गुजरात की सारी चीज़ें गुजरात में होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जब भी कोई बड़ा लीडर आता है किसी विदेश मतलब वहाँ से बाहर से, तो गुजरात में रोडों पे वो कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं, चाक-चौबंद कर दिया जाता है, हर चाक-चौबंद तरफ कर से, दिया हाँ। जाता है कि वो इधर उधर ना देख सके, पर्दे क्योंकि लगा दिए अंदर जाते मामलात खोखले हैं, जी, ऊपर बिल्कुल। से उसको पेंट कर दिया जाता है अच्छा सा। तो गुजरात भी कोई अच्छा वो नहीं है। जिस तरह से वहाँ पे ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले शराब पी करके आपसे बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें गुजरात में हो रही हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में अभी ये चीज़ें उठाई जा रही हैं, महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को क्या मिल रहा है? महाराष्ट्र के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो शिवसेना यूबीटी में जाए, शिवसेना शिंदे में जाए। जी। महाराष्ट्र के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम उसमें जाएं, क्या बोलते हैं, एनसीपी शरद पवार में जाएं, एनसीपी अजीत पवार में जाएं, इन सब चीज़ों में अटके हुए हैं। और जो इलेक्शन हो रहा है ये कहीं ना कहीं असली और नकली का हो रहा है। इसमें अब ये देखना है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो किस तरह से वोट करते हैं, वो किसको वोट करते हैं, और मतलब उनके मुद्दे क्या क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा भी है। और वहाँ पे इस वक्त मतलब वो जो चल रही है एक मुहिम कि भाई वहाँ के लोगों को धमकी दी जा रही, बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उन सब चीज़ों को देख करके भी वोट करेंगे। जिस हिसाब से वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर अभी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही जो वहाँ स्टेशन पे हादसा हुआ है, जो लोग आए थे और भगदड़ मच गई थी, उसको देख करके भी वोट करेंगे। क्योंकि कोई भी अगर शहर है, बड़ा शहर है, तो उसमें बाहर के लोग भी होते हैं, वो बाहर के लोग किस तरह से किस पार्टी के साथ जाते हैं ये देखना अहम होता है। जी, आपने एक बात कही कि जो बाहर से लोग आते हैं तो चाक चौबंद कर दिया जाता है, हर तरफ से घेर दिया जाता है, पर्दे लगा दिए जाते हैं। तो आपने एक जो बात कही कि अंदर से मामलात खोखले हैं, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में एक दरार देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी रिश्ते अंदर से खोखले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अजीत पवार और शरद पवार में जिस तरह से एक तनातनी नजर आ रही है, जैसा कि शरद पवार ने उनके भतीजे को, अजीत पवार के भतीजे को उनके खिलाफ खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि हर किसी को अपना अधिकार है यहाँ पर चुनाव लड़ने का। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पिछली बार अपनी पत्नी को अपनी बहन के मुखालिफत में उतारा था, वहाँ पर उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे से वो गलती हो गई, लेकिन मेरे रिश्ते यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं इससे मुझे दुख पैदा हो रहा है। और वहीं पर आज शरद पवार ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि रिश्तों को तोड़ना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन मेरा रुख ये है कि मैं हर रिश्ते को जोड़कर रखूं। वहीं पर बात करें दूसरी पार्टियों की, जैसा कि वहाँ पर गठबंधन की सरकारें हैं, भाजपा का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन है, महायुति का गठबंधन है, और बात करें वहीं पर दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां उनका गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उनमें खड़पच पैदा नज़र आती है। जिस तरह से वो अपनी सीटों का दावा करते हैं, सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेता जो हैं उनसे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया कि संजय राउत हर तरफ से बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम फेस भी बता दिया है। वहीं पर बात करें एनडीए की, तो रामदास जो अठावले हैं उन्होंने भी एक तंज के लहजे में कहा कि मुझे मेरी पसंद की सीट नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जरूर नजर आती है। तो जैसा कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसकी जीत होती है, किस तरह से ये रिश्ते चल पाते हैं। जिस तरह से लोग अपने रिश्ते बनाने की बात करते हैं, अपना एक गठबंधन बनाने की बात करते हैं, वो गठबंधन कहाँ तक चलता है, वो रिश्ते कहाँ तक चलते हैं, वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।